नमस्कार मित्रों। आज पटना में जो विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन का जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के का ही मैं आकलन करने का आपके समक्ष उपस्थित हुआ। देखिए, पहला तो एक संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले कोई भी पार्टी सत्ता से रोकने में सफल नहीं है। कांग्रेस ऐसी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी अब इस बात को ये स्वीकार कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी से हम अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। लिहाजा अब वो भी अस्तित्व को बचाने के लिए, या मजबूरी में ही कह लीजिए, वो छोटी छोटी या यूँ कहे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने पे मजबूर हो गई है। पहला तो संदेश का ये है। दूसरा संदेश ये है कि जितनी पार्टियों का आयोजन आज हुआ था, उसमें कुछ समन्वय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दिया। जैसे कि अरविंद केजरीवाल का जो अपना उनका जो पक्ष था, जो अध्यादेश लाने वाली जो बात हो रही है, उसके विरोध कर वो कांग्रेस चाह रहे थे, कांग्रेस उसका विरोध करे, लेकिन कांग्रेस अभी उस पर जो है कोई जवाब नहीं दे रही है। लिहाजा कांग्रेस से वो वैसे ही नाराज़गी उसकी है। और जब ये अभी पूरी के पूरी सम्मेलन नहीं हुआ था, कोई जो बात कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ था, बीच में ही लोग उठ कर के जाने लगे थे। नीतीश जी ये कहते सुने गए कि कुछ लोगों के एयरपोर्ट जाना है, उनका समय हो गया, उनको जाना है। देखिए, अगर कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण कोई बैठक हो रही हो तो बाकायदे एक प्लानिंग होती है, कितने बजे से कितने बजे तक होगी, कौन आएगा कौन जाएगा। उसमें ये कहना कि उनको समय नहीं है या उनकी फ़्लाइट चली जा रही है, यह एक बहाना है। इसमें एक्चुअली में बात ये थी कि ममता बनर्जी का और कम्युनिस्ट का दोनों को एक मंच पर आकर के एक साथ जो है रहना, ये बहुत मुश्किल था। लिहाजा ये किसी तरह जब ममता बनर्जी चली गई, उसके बाद से येचुरी को बोलने का मौका मिला। ये बात इंडिकेट करता है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं है। और इस जो आज की जो मीटिंग हुई, इससे एक बात और भी जाहिर होती है कि जो एक के खिलाफ एक, यानी कि विपक्ष की एक उम्मीदवार और भाजपा के खिलाफ उतारी जाएगी, उसकी भी हमें बहुत कुछ गुंजाइश नज़र नहीं आई। साथ ही देखिए, हर स्टेट को छोड़ दीजिए, वो स्टेट जहाँ पे कांग्रेस को थोड़ा प्रयास करना चाहिए था, वो दो राज्य थे हमारे समझ से, वो हरियाणा और असम। ये दो ऐसे राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस को प्रयास करते तो विपक्ष जो है वो वहाँ भी वो 1-1 हो सकता था। लेकिन कांग्रेस का कितना प्रयास है, वो चाहती भी है या नहीं चाहती है, ये इस बैठक से बहुत कुछ साफ नज़र नहीं आया। तो देखा जाए तो जिस तरह से पहले भी कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, वैसे ही 2024 में भी चुनाव लड़ती नज़र आएगी। कारण उसका ये है कि वेस्ट बंगाल में जो 42 सीट है, वहाँ पे ममता को पसंद नहीं है। असम में बता ही दिया कि कोई नहीं आया, मतलब कि वहाँ भी वो कांग्रेस जो है वो अकेले नहीं लड़ पाएगी। जो है बीजेपी कांग्रेस और लोग लड़ेंगे ही। तेलंगाना की वही स्थिति है, आंध्र की वही स्थिति है, उड़ीसा की वही स्थिति है, कर्नाटक की वही स्थिति है। तमिलनाडु में ऑलरेडी आप 2019 में भी जो है वो गठबंधन लड़े थे, आज भी लड़ेंगे। केरल में भाजपा है नहीं, वहाँ पे जो भी लड़ाई लड़नी है वो कम्युनिस्ट को लड़नी है, वो कांग्रेस को लड़नी है। पंजाब की स्थिति ये है कि वहाँ आप जो है आपका समझौता किसी से है नहीं, तो वहाँ भी वही पुरानी वाली स्थिति है। दिल्ली में केजरीवाल लड़ेंगे तो दिल्ली में भी कुछ संभावना है नहीं। आप हिमाचल में कोई नहीं, तो हिमाचल आप पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। उत्तराखंड में पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति वैसे ही है। तो कुल मिला कर के कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है, और एक के खिलाफ एक लड़ने वाली जो मुहिम है, ये नहीं होने वाली है, ये एकदम कन्फर्म है। अब सवाल उठता है कि फिर ये कांग्रेस इतनी ज़ोर शोर से आखिर में ऐसे बैठकों में नीतीश को बुलावे पर
आगे आगे क्यों आ रही है। और यही नहीं, ये अगली जो मीटिंग शिमला में हो रही है वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगी, और वहाँ पे वो खड़गे और उनके जो कांग्रेस के पार्टी के लोग हैं वो इसका जो है आयोजन करेंगे। तो आखिर में कांग्रेस इतना बढ़ चढ़ के क्यों ये काम कर रही है, जब उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ये क्यों काम कर रही है? इसका सीधा सा उत्तर ये है, कांग्रेस को इस बात का अंदर से बहुत डर है कि अगर मैं विपक्ष की लोगों के बात नहीं मानूंगा तो ये हो सकता है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, मतलब भाजपा के अलावा, कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां हैं, कहीं हमारे राज्यों में जहां मैं अकेले लड़ता हूं, उत्तर जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे ऐसे जगह पर जहां मेरी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, कहीं अगर और पार्टियां भी इसमें आ गई तो फिर मेरा जो सीट जो हमको मिल रही है, जो कांग्रेस के पास है, वो भी नहीं मिलेगी जो है। ये डर अंदर से कांग्रेस को है। तो कहने का मतलब ये है, सारी की सारी पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सब काम कर रही है। सब लोग ये जानते हैं कि लड़ना हमको अकेले ही अकेले है जो है। तो एक के खिलाफ एक वाली लड़ाई जो मुहिम चला रहे हैं नीतीश जी, एकदम फ्लॉप हो गई। अब ये हो अब आ जाते हैं आपके नीतीश के ऊपर जो है। नीतीश जी को क्या मिला इससे? देखिए, नीतीश जी जब 2020 में जब चुनाव हुआ और उनकी सीट आई, 45 सीट 44 सीट के करीब आई, नैतिक जिम्मेदारी उनकी ये बनती थी कि भारतीय जनता पार्टी को वो ये सत्ता सौंप करके और उनके साथ आप रहते। पहला तो ये इनको करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कुछ दिन तक सरकार चलाई, फिर छोड़ करके और फिर ये चले गए किधर, राजद के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए। वहाँ भी उन्होंने बड़ा दिल नहीं दिखाया, और छोटी 44 संख्या 44 की होते हुए भी 79 सीट जहाँ तेजस्वी के पास था, वहाँ भी ये नहीं किए कि हम मुख्यमंत्री का पद जो है तेजस्वी को दे दें, मुख्यमंत्री बने रहे और अभी भी उसी स्थिति में है। तो त्याग की भावना तो नीतीश जी के अंदर नहीं है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सब लोग भाई थोड़ी थोड़ी त्याग दिखाएं, तो इस त्याग पूरे गठबंधन में किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। तो जब त्याग नहीं है तो फिर ये आगे की मुहिम भी नहीं चलने वाली है। अब सवाल उठता है कि ये इतनी जो प्रक्रिया हुई इस मीटिंग को पहले और आज के दिन जो है, इससे तेजस्वी को मिला क्या, सारी नीतीश जी को? देखिए, नीतीश जी जब से गए हैं आरजेडी के सपोर्ट में और मुख्यमंत्री बने, तब से उनके साथ इम्ब्रेसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, और धीरे धीरे उनके जो भी उनके सहयोगी लोग थे निकल गए। अभी जो मांझी जी निकले हैं वहाँ से, तो और कमज़ोर हो गए हैं। उनका जो लौकुश समीकरण था पहले से, वो और भी कमज़ोर हो गया, लिहाजा उनके पास अब कुछ बचा नहीं जो है। तो अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम केंद्र की राजनीति करके अपनी स्थिति को बरकरार रखें, हम अपना अस्तित्व जो है लोगों के सामने रख सकें कि नहीं, नीतीश के अंदर भी अभी क्षमता है। ये चर्चा होने लगे जो है कि सारे विपक्षों को उन्होंने एकजुट कर दिया। यही उनकी एक जो है उपलब्धि इसमें नज़र आ रही है। अब देखिए, इस पूरी मीटिंग का एक जो सबसे खराब परिणाम इस एकता के लिए क्या है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे समय 2024 का नज़दीक आएगा और वैसे वैसे अगर एकता की जैसे बात चलेगी, तो लोगों को यही लगेगा कि ये सिर्फ जो है अपने वोटों का बंटवारा न हो, यानी कि मुसलमान वोट न बटे, हिंदू वोटों का बंटवारा भले हो जाए, मुसलमान वोटों का बंटवारा नहीं होगा, तो विपक्ष की एकता में, विपक्ष की सीटें निकलने में आसानी होगी और भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होगी। जो इसके ठीक हमें लगता है कि प्रतिक्रिया होगी समाज में, और ये कि जब मुस्लिम एक जगह इकट्ठा होंगे तो हिंदू भी एक जगह इकट्ठा होगा। और ये जो दोनों का जो खिंचाव है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक एज देगा जो है विपक्ष के पार्टियों पे। और 2019 का जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया था, ये हो सकता है कि उससे और बेहतर रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, मेरा ये आकलन है। अब आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।